नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, उसमें जो जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया होती है वो एक पैनल के तले होती है जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। अब इस कॉलेजियम सिस्टम में सरकारी प्रतिनिधि भी होने चाहिए, ये कहना है देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू का। उन्होंने देश के जो सीजीआई हैं चंद्रचूड़ साहब, उन्हें एक पत्र भी लिखा है इसके बाबत। तो सरकार क्यों चाहती है, क्या सरकार ये चाहती है कि दखलंदाजी हो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में, और अगर चाहती है तो क्यों चाहती है, इसका क्या प्रॉफिट, किसे नुकसान, क्या है ये विवाद पूरा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, पहले तो ये विवाद क्या है, क्यों आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और सरकार एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे। देखिए, हमारे देश में जुडिशरी 3 स्तरों पर फंक्शन करती है। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है और एक सुप्रीम कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो मैजिस्ट्रेट से लेकर के जजेस होते हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा ली जाती है जुडिशरी की, और उसके बाद उनकी नियुक्ति है मैजिस्ट्रेट के तौर पर, सिविल जज के तौर पर होती है, और फिर वो प्रमोशन पाते हुए ऊपर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। हाई कोर्ट में जो जजेस होते हैं वो हाई कोर्ट के कॉलेजियम के द्वारा चुने जाते हैं। एक कॉलेजियम जिसमें कि चीफ जस्टिस होते हैं और कुछ जज होते हैं जो मिल करके या तो जो सर्विस से आए हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आए हैं उनमें से किसी को चुनते हैं, या फिर बार से चुनते हैं यानी कि एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स उनके पास नाम रहते हैं, उसमें से वो चयन करते हैं। इसको कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। तो उसके बाद वो रिकमेंडेशन करते हैं सरकार को और सरकार फिर उन्हें अपॉइंट करती है। ये आर्टिकल 217 है जो कि संविधान का वो तय करता है हाई कोर्ट्स के हिसाब से। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आर्टिकल 124 है संविधान का, जो कहता है कि उनका जो चयन होगा वो चीफ जस्टिस और जजेस के हिसाब से होगा, और उनकी जो नियुक्ति होगी वो सरकार के द्वारा की जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। यानी कि वहां भी एक कॉलेजियम सिस्टम होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी चीफ जस्टिस और कुछ जजेस का, और वो चुनता है उन नामों को जो कि हाई कोर्ट के जजेस से आते हैं या फिर सीधे बार से आते हैं, लॉयर्स के बीच से, सीनियर लॉयर्स, प्रकांड विद्वान जो हैं, बड़े लॉयर्स हैं, उनके नाम में से चुने जाते हैं। और फिर वो उनका अपॉइंटमेंट, उनका नाम कॉलेजियम पास करता है, फिर उसे सरकार को भेजता है और सरकार फिर उनका अपॉइंटमेंट करती है, शपथ ग्रहण करवाती है। उनका बैकग्राउंड चेक हो जाता है, सब कुछ चेक वेक होने के बाद फिर वो जो भी नाम रिकमेंडेड है उन्हें चुन लिया जाता है। तो सन 93 से लेकर के अभी तक ये प्रक्रिया चल रही है। जब मौजूदा सरकार सत्ता में आई साल 2014 में, तो एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन, कमीशन का गठन किया गया, NJSC, और इसे पारित किया गया पार्लियामेंट में। लेकिन साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। और NJSC में व्यवस्था ये थी कि केवल जजेस ही चुन रहे हैं जजों को, तो ये पूरी तरह से समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है। तो ऐसे में एक ऐसे भी प्रतिनिधि होने चाहिए उन चयन समिति में जो सरकार के पक्ष को रखें। तो 2 लोग ऐसे चुने जाएं जिसका चयन प्रधानमंत्री खुद करेंगे, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, और वो इस कमेटी के सदस्य होंगे सरकार द्वारा मनोनीत, और एक कानून मंत्री खुद रहेंगे और 3 जजेस रहेंगे, सीनियर मोस्ट यानी कि चीफ जस्टिस और 2 और जज सीनियर, यानी कि 6 लोगों की एक कमेटी बननी थी NJSC में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जो भी सरकार ने सोचा था। यानी कि 3 जुडिशरी की तरफ से होते और 3 सरकार की तरफ से होते, 6 लोगों की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि यह व्यवस्था उचित नहीं है। सरकार खुद ही तो सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थी के तौर पर आती है अपने मामले लेकर के, या किसी मामले में वो उसके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, किसी में वो सवाल उठाती है। सुप्रीम कोर्ट में 2 सरकारें भी आपस में लड़ती हैं, केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार भी होता है, सरकार के बड़े मंत्री भी, उनके खिलाफ भी केस चलता है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सरकार जो है वो जजेस को चुनने
के क्रम में भूमिका निभाए, फिर तो जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है और सेपरेशन ऑफ पावर का एक सिद्धांत है, शक्तियों का बंटवारा जो संविधान में है, वो न्याय नहीं हो पाएगा। बेसिकली तो उन्होंने उसको खारिज कर दिया। बेसिकली बायस हो जाएंगे ये कहा जा रहा है। लेकिन एक बात कही गई थी उस वक्त हिमांशु कि एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एमओपी बनना चाहिए कि ये कोलिजियम सिस्टम जो है मौजूदा, इसमें क्या किसी बदलाव की जरूरत है, और अगर है तो उसको पूरा किया जाना चाहिए। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी कि जो चयन का तरीका है उसमें अगर किसी बदलाव की जरूरत है तो वो आप करें। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जरूर कही थी। मान लीजिए कोलिजियम सिस्टम बहुत लोगों को लगता है कि ये पूर्ण नहीं है और अभी तक इसमें समाज के कतिपय बहुत से वर्ग हैं जिनका बहुत कम प्रतिनिधित्व हुआ है। मुस्लिम जजेस बहुत कम बने हैं, दलित जजेस कम बने हैं, ओबीसी जजेस कम बने हैं, क्यों जजेस के लड़के ही जजेस बनते हैं, ये तमाम सवाल उठाए गए थे। अब देखिए परिवारवाद तो फिर संसद में भी है। 200 सांसद ऐसे हैं जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो 543 में 200 से ज्यादा तर्क देते हैं ना कि हम जनता के बीच से चुन के आए हैं। हाँ, वो आप अपने आप को ही चुने ले रहे हैं। हाँ, अब ये बात कही जाती है, पर जनता के बीच से चुन करके आए हैं। पर जो फाइनली कंपोजिशन देखा जाता है तो उसमें तो 200 लोग ऐसे हैं, 200 सांसद जो कि किसी न किसी के लड़के हैं या भाई हैं या बिटियां हैं। तो अब देखिए उनका भी दलील सही है। इनका ये भी था कि आप भाई वो एक रोरिंग प्रैक्टिस वाला आदमी है, सुप्रीम कोर्ट में वो यूं ही जज नहीं बन गया। क्या आप मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं चंद्रचूड़, उनकी काबिलियत पे कोई सवाल उठा सकते हैं बस इसलिए कि उनके पिता भी चीफ जस्टिस रहे थे, सबसे लंबा कार्यकाल उन्होंने सर्व किया। तो ये तो मतलब और अच्छे जजेस में माने जाते हैं, और ये सारे जो तमाम लोग होते हैं ये इनकी बड़ी अच्छी प्रैक्टिस होती है। फिर भी अगर मान लीजिए कि चयन प्रक्रिया में कुछ बातें हैं कि कुछ समाज के कुछ वर्गों से कम आए हैं लोग, तो उनको स्पेस दिया जाना चाहिए। ये कहते हुए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाइए, उसमें आप बदलाव करिए, ये बोला गया था। वो आज तक नहीं हो पाया। 2015 के बाद अभी तक नहीं हो पाया। तो उसी बाबत एक चिट्ठी लिखी लॉ मिनिस्टर ने। 6 जनवरी को एक मामला था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें कि कर्नाटक के अदालत के एडवोकेट्स एसोसिएशन ने कहा था कि भाई 10 जजेस चुने जाने हैं हाई कोर्ट में कर्नाटक के, उनका नाम जा चुका है सरकार के पास, तो क्यों नहीं चुना जा रहा है, तो कंटेम्प्ट हो सरकार के ऊपर। ये प्ली लेकर पहुंच गए थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि नहीं भाई ये जो कमी है जजेस की, इतने केसेस हैं, तो हाई कोर्ट में अगर जजेस की रिक्तियां हैं तो उसे भरा जाना चाहिए। और सरकार से उन्होंने एक तरह से उस दिन दरख्वास्त फिर से किया कि भाई जो नाम भेजे गए हैं उनको तो पारित करिए। लेकिन आप तो जानते हैं कि पिछले कम से कम 8-10 सप्ताह से एक तनाव चल रहा है, और वो तनाव ये इस बात को लेकर कि खुद कानून मंत्री रिजिजू साहब ने कहा है कि ये क्या बात हो गई कि आप हमें बस भेज देते हैं नाम और हम उनके ऊपर मोहर लगा दें। हमारी भी सुनी जाए, हम भी कुछ कहना चाहते हैं जजेस के अपॉइंटमेंट में। उसके बाद उनकी बात को आपको याद होगा, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने भी 7 दिसंबर को जो कही थी बात कि भाई जरूर होनी चाहिए, सरकार की बातों को भी सुना जाना चाहिए। और बेसिक स्ट्रक्चर 1973 का एक केशवानंद भारती का केस है जिसमें कहा गया है कि संसद सारे कानून बना सकता है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल जो उसका स्वरूप है, अगर उसको बदलने की कोशिश कर रहा है ये मौजूदा संसद, तो उसको खारिज कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाले कानून का सहारा लेकर के वो एनजेएसी को खारिज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा साल 2015 में। तो वाइस प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि साहब ये तो गलत तरीके से आपने इंटरप्रिटेशन किया है केशवानंद भारती केस का। संसद के पास तो कानून बनाने का अधिकार है, वो बना सकती है कि कैसे जजेस अपॉइंट हों, ये उचित नहीं है। तो इस तरह से एक गड्ढम-गड्ढ हुआ पड़ा था, झगड़ा तनाव चल रहा है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में। और उसी बीच एक चिट्ठी आई है जिसकी चर्चा आपने की, जिसमें कि कानून मंत्री ने लिखा है कि भाई आप हमारे लोगों को भी उस चयन की प्रक्रिया में, हमारे लोगों नहीं मतलब सरकार के प्रतिनिधियों को भी चयन प्रक्रिया में शामिल करिए। इसमें राजनीति भी हो रही है विपक्ष की तरफ से, या फिर दिल्ली में जो सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनकी तरफ से सवाल उठाया गया कि सरकार जो चाहती है वो बेहद ही खतरनाक है। वो इस बात का जिक्र करते हैं अपने ट्वीट में
तो विपक्ष को भी या फिर जो पार्टियां हैं उनको भी मौका मिल गया है। अब देखिए, पहले तो एनजेएससी को लागू करने की बात थी, उसको खारिज कर दिया गया। फिर तनाव हुआ क्योंकि सार्वजनिक तौर पर कानून मंत्री ने कह दिया, तो बाद में वाइस प्रेसिडेंट ने कह दिया। तो अब एनजेएससी की बात नहीं कर रही है सरकार। अब सरकार ने थोड़ा सा स्टैंड चेंज किया है। ये जो नया चिट्ठी लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि एक सर्च एंड इवैल्यूएशन कमिटी बने, नामों को सर्च करने का, पात्रों को ढूंढने की एक समिति बने कि कौन जज बने, कौन जज बन सकता है, ऐसे पात्रों को ढूंढने की एक समिति बनाई जाए। और वो जो समिति है वो ही उस कोलिजियम को नाम भेजे जिसे फाइनली जजेस को चुनना है। और ये जो सर्च एंड इवैल्यूएशन कमिटी है, इसमें गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हों, ये चिट्ठी में लिखा गया है। यानी कि अब वो कोलिजियम पर नहीं चाह रहे हैं अपना प्रतिनिधित्व, बल्कि एक सर्च एंड इवैल्यूएशन कमिटी बनाना चाह रहे हैं। और 2015 का जो फैसला है एनजेएससी के मामले में सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने खुद कहा है कि अगर कोई कमी है तो उसको पूरा कीजिए, एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया जाए। तो सरकार का कहना, हम तो वही कर रहे हैं जो साल 2015 में सरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई कमी हो तो पूरा कीजिए। तो उसको पूरा करने का तरीका हमारा ये पत्र है, जिसमें हमने कहा है कि उस प्रक्रिया विशेष में सरकार का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। इसी पर विपक्षी दलों को लग रहा है कि जब आप ही चुन लेंगे, सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी ही चुन लेगी कि किसे नाम के तौर पर भेजा जाए आगे, तो फिर आगे तो वही लोग जाएंगे ना, उन्हीं के नाम जाएंगे ना कोलिजियम के पास, जिन्हें सर्च और इवैल्यूएशन कमेटी चुनेगी। नहीं, लेकिन अभी भी जो नाम भेजे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कोलिजियम जो नाम भेजता है उस पर विचार करने के लिए दोबारा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा सकता है। ये शक्ति तो है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ठप्पा ही लगा के भेज देंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है। या फिर सरकार चाहे तो रोक के रख सकती है, जैसे कि आरोप लग रहे हैं। हाँ, लेकिन कोई नए नाम को वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती है। अभी फिलहाल वो रोक सकती है, थोड़ी देर तक बैठ सकती है, कह सकती है कि अभी हम समय लेंगे अपना। हमारे घर में कौन क्या करेगा ये बाहर वाला क्यों बताएगा, या फिर एक दूसरी बॉडी क्यों बताएगी? हाँ, अब दूसरी बॉडी तो उसमें सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी में सरकार के प्रतिनिधि होंगे और जजेस भी होंगे। नहीं, जजेस होंगे, हाँ, जो तय करेंगे कि इतने नामों में कोलिजियम को चुनना है। कोलिजियम के पास, अभी तो कोलिजियम स्वतंत्र है, वो कहीं से भी नाम उसके सामने आ सकते हैं, वो चुन सकता है और फिर वही लोग जज बनते हैं। लेकिन उस वक्त ऐसा प्रक्रिया हो जाएगा जिसमें कि हाई कोर्ट के लिए एक सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी बनेगी। हर प्रदेश के हाई कोर्ट में एक सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी होगी, जिसमें कि राज्य सरकार के भी एक प्रतिनिधि होंगे और केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि होंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में तो नहीं, लेकिन वो सर्च एंड इवैल्यूएशन कमेटी के सदस्य होंगे। और फिर वो जो नाम फाइनल करेंगे वही नाम कॉलेजियम के पास जाएगा और कॉलेजियम को उन्हीं नामों में से टिक लगाने होंगे। तो एक तरह से आपने कब्जा कर लिया, ये विपक्ष का कहना है कि भाई नाम तो आप, फिर इसका मतलब है कि सरकार के पास हक आ गया कि वो किन नामों को आगे भेजे। तो फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि जज सरकार बनाने लगेगी। तो जब सरकार जज बनाएगी तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी का क्या हुआ? सरकार इस बात पे तर्क क्यों नहीं दे पाती है कि हमने इतने नामों को रोक रखा है, जो अभी आपने बताया कि इसको लेकर बवाल भी मचा हुआ है और अवमानना का मामला भी सरकार के खिलाफ जो है हो रहा है। जजों को आप, चलिए ठीक है, प्रक्रिया में शामिल नहीं है या फिर हैं या नहीं है, जो भी आप चाहते हैं, तो क्या आप रोक के रखेंगे जजेस की नियुक्ति को? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और इस बात को लेकर के कई बार नाराजगी व्यक्त भी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि हमारे देश में पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है। हजारों की संख्या में सुप्रीम कोर्ट में, लाखों की संख्या में हाई कोर्ट्स में और करोड़ों की संख्या में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस लंबित हैं। तो जजेस की रिक्तियां अगर हैं तो उन्हें तुरंत भरा जाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और इस बात को लेकर के डिफरेंट स्टेट्स के बार एसोसिएशन कहते रहे हैं कि आप अपना तनाव, लड़ाई, ये सब जो है वो जब निपट जाए तो निपटा लीजिए, लेकिन फिलहाल जो प्रक्रिया है उसके तहत तो आप काम कर दीजिए। तो इस पर कानून मंत्री का ये कहना था कि साहब आप तो मुझे बस यही पोस्टमैन वाली बात
कर दिया आपने कि आप मुझे नाम भेज देते हैं, मोहर लगा दो, हम वापस कर देंगे। सरकार सारी पावर चाहती है अपने हाथ में। अब ये देखिए कि दो पोजीशंस हैं। सरकार कह रही है कि हमें सारा पावर मत दो, लेकिन एक सर्च एंड इवैल्यूएशन कमिटी बनाओ, सर्च कमिटी बनाओ। आज आप ये कह रहे हो, कल को कुछ और करने लगोगे। मांग करने को तो पहले उंगली पकड़ी जाती है, फिर हाथ पकड़ा जाता है। पर देखिए इस मसले का कोई ना कोई हल निकलना बहुत जरूरी है। कॉलेजियम सिस्टम लोगों को स्वीकार नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम में कोई बदलाव हो सकती है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट मानता है, कहता है कि कोई भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं है, तो अगर आपको इसमें जरूरत है बदलाव की तो करिए, लेकिन जो स्वतंत्रता है जजों के चयन की प्रक्रिया में फिलहाल वो खत्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मुझे एक चीज लगती है कि क्या ये व्यवस्था नहीं हो सकती है कि कॉलेजियम ठीक है, जो भी व्यवस्था है वो चल रही है, सरकार के पास जब रिकमेंडेशन आए तो सरकार को अगर जो जज है उसको लेकर कोई कमी नजर आती है तो सरकार कहे कि इनकी ये कमियां हैं, इस वजह से इनको जज नहीं बनाया जाना चाहिए। इतना अधिकार ये अधिकार है। कई नाम कुछ वजहों से अगर रोके जाते हैं, है ना, और वो कन्विंस है सुप्रीम कोर्ट, तो उसमें लेकिन सुप्रीम कोर्ट अमूमन ऐसे नाम भेजता ही नहीं है। और कई नाम तो प्रक्रिया है, 2-2, 3-3 साल रह जाता है सरकार के पास पड़ा हुआ। कई नाम तो बहुत दिन तक रह जाते हैं, जब तक कि उनके बारे में वो संशय जो है वो पूरी तरह से रूल्ड आउट नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें फिर फाइनल नहीं मिलता है। तो ये प्रक्रिया विशेष में है। लेकिन हिमांशु, यहां दिक्कत उसकी नहीं है, दिक्कत ये है कि नए नाम जो कॉलेजियम ने नहीं रेकमेंड किया है, क्या वो नाम सरकार की तरफ से रेकमेंड किए जा सकते हैं? सरकार कहती है कि हाँ, हमें यह अधिकार मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट कहता है, हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, ये अधिकार सरकार को हम नहीं दे सकते कि वो अपनी तरफ से नाम रेकमेंड करे कि फला साहब जज बनने लायक हैं। फिर तो रह क्या जाएगा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, ये उसके ऊपर कुठाराघात हो जाएगा। तो ऐसे तो तमाम राज्यों की सरकारें भी कहेंगे हमको हाई कोर्ट्स में करने दीजिए। नहीं, ये जो नया जो चिट्ठी गई है रिजिजू साहब की तरफ से, उसमें यही लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट के मसले में राज्य सरकार अपने प्रतिनिधि भेजेंगी और सुप्रीम कोर्ट के मसले पर केंद्र सरकार अपना प्रतिनिधि भेजेगा। वो सर्च कमिटी, जो कि मान लीजिए कि 10 नाम हमने तय कर लिया और भेज दिया कॉलेजियम को। अब उसमें से मान लीजिए 4 को जजेस बनाना है, तो आप इन्हीं 10 में से 4 को टिक करिए। ये स्वतंत्रता के ऊपर अवरोध है, ये विपक्षी पार्टियों का कहना है। और इस तरह से आप एक तरह से सारे इंस्टीट्यूट, उनका जो एक पुराना जो लॉजिक है कि भाई आपने सीबीआई को ले लिया, ईडी को कर दिया, आपने सभी संस्थाएं पकड़ ली हैं, आपने प्रेस को पकड़ लिया है, अब आप सुप्रीम कोर्ट को भी पकड़ना चाहते हो। जब आप ही नाम भेजोगे तो फिर उन्हीं नामों से में चयन होगा ना। अब देखिए, ये एक तनाव की स्थिति है। अब इस पर अभी तक कॉलेजियम ने कुछ बोला नहीं है। हमें इस बात का इंतजार है कि कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट का कहता क्या है। चीफ जस्टिस और जो वरिष्ठ जज हैं जिनको जोड़ करके कॉलेजियम बनता है, वो भी आखिर तय कर रहे होंगे। हालांकि पिछली बार कहा था छुट्टियों को लेकर, तो अगले दिन ही छुट्टियां घोषित कर दी गई। तो ये सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्वीकार ले, ऐसा लगता तो नहीं है। लेकिन सरकार भी ऐसा लगता है कि अड़ी हुई है। देखिए, किरण रिजिजू जो बात कह रहे हैं वो तो सरकार कह रही है ना, कोई कानून मंत्री अकेले अपने मन से तो कह नहीं रहे हैं, और बड़े हार्श हैं। किरण रिजिजू साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा है कि आप हमें क्या समझते हैं, आप हमें समझते हैं कि बस आप नाम भेजें और हम उस पर मोहर लगा दें। अगर ऐसा ही करना है तो आप खुद से चुन लिया करो, खुद से, यू रन द शो योरसेल्फ। तो ये सारी बातें, ये तो होता ही आया है, ये तो अब 25 साल से हो रहा है। देखिए, ये जो कॉन्फ्रंटेशन जिसकी बात हम लोग अभी कर रहे हैं, न्यायपालिका और सरकार के बीच, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। विधायिका न्यायपालिका के बीच अगर कॉन्फ्रंटेशन हो जाए, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में और लेजिस्लेचर में, ये बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। न्याय सर्व नहीं होता है, जुडिशरी इज नॉट सर्व्ड, लेकिन जो जस्टिस इज नॉट सर्व्ड। लेकिन ये तो जरूर है कि जो संशय है जजेस को लेकर के कि भाई एक ही समुदाय के जज है क्या, एक ही समाज के जज हैं क्या जजेस के बेटे ही जज बनते हैं क्या दलित समुदाय से ज्यादा जज नहीं बने हैं क्या अकलियतों में से जज नहीं बन पाए हैं, तो क्या आरक्षण प्रक्रिया लागू कर देंगे। अब देखिए, वो भी निदान नहीं है, क्योंकि देखिए फैसले तो आखिरकार आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंसेस एक्ट के तहत जज जो करता है वो जो संविधान, लिखित संविधान है, उसकी व्याख्या ही करना है। हाँ, कानून की किताबों के मुताबिक करना है। पर अब ये बात पेंच आ गई है, तो इतना सेफली कहा जा सकता है आज की तारीख में कि जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है शायद वो बदलने जा रही है। नहीं, वो बदलने जा रही है, लेकिन जो हम लोगों ने अभी सवाल किया कि व्याख्या करना है, तो कोई जज अगर गलत व्याख्या करेगा तो उस पर सवाल तो उठा देंगे लोग ना।
अगर गलत व्याख्या करेगा? देखिए, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गलत व्याख्या हो गया तो हाई कोर्ट में अपील की व्यवस्था है। हाई कोर्ट में अगर गलत व्याख्या हो गई, गलत फैसला आ गया, तो अपील में आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल आर्बिटर, वहां पर कोई अपील नहीं है। तो जो फैसला रिव्यू तो सुप्रीम कोर्ट में ही आप रिव्यू कराते हैं ना। जैसे रिव्यू पिटीशन दायर होता है, तो रिव्यू पिटीशन किसी फैसले पर जो दायर होता है वो तो उन्हीं जज साहब के यहां जाता है। उसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन भी आता है, वो भी उन्हीं जज साहब के पास जाता है। और अगर कोई कानून में गलती देख लिया तब तो जाकर के उसमें रिव्यू किया जाता है, वरना जो रिव्यू और क्यूरेटिव में हमेशा यही होता है कि जो फैसला है वही रह जाता है। लेकिन त्रिस्तरीय अगर कोई फैसला आ रहा है तो कानून के हिसाब से, मुझे जहां तक लग रहा है कि कानून के हिसाब से ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि इतना अन्याय हो जाए कि तीन स्तर पे अन्याय ही होता जा रहा है किसी व्यक्ति के साथ। अब वही है इसमें कि समाज के ज्यादा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी में ये करके सामाजिक न्याय को पूरा करना है या कैसे करना है, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो शायद मिल बैठ करके बैठे सरकार और चीफ जस्टिस के प्रतिनिधि, तो एक रास्ता निकले। ये कॉन्फ्रंटेशन कम से कम डेमोक्रेसी के लिए तो बढ़िया नहीं। ये इस बात का तर्क देंगे फिर तो हम कहेंगे पायलट जो लोग बनते हैं, क्या किसी दलित का बच्चा या फिर निचली जाति का कोई बच्चा बन जाता है? इतना खर्च कोई उठा पाता है? अमीरों के बच्चे ही बनते हैं पायलट जो बनते हैं, आम आदमी नहीं बन पाता है। तो ऐसी तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन ये कहना कि दलित का बच्चा या फिर वो आगे नहीं आ रहा है, एक ही वर्ग है जो आगे बढ़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये चीजें इन दलीलों को आपको सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा। इन दलीलों को आप अंडर द कारपेट तो नहीं डाल सकते हैं, और वो अगर कानून मंत्री के द्वारा कही जा रही हैं तो उसका निदान तो होना चाहिए। हमें इंतजार करना चाहिए कि चीफ जस्टिस इस पत्र पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक क्या सोचते हैं कि क्या सरकार कोशिश कर रही है कि नियुक्ति प्रक्रिया में वो दखलंदाजी दे, वहां पर अपने मनपसंद के लोग भी शामिल कर पाए, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या असर होगा? हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, इसको लेकर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।